बिल्कुल ईमानदारी के साथ आज आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कितने स्टूडेंट्स को इरेगुलरिटी वाली जो दो सेक्शन हैं 461 सीआरपीसी एंड 462 सीआरपीसी और इनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शंस बीएनएसएस में 507 एंड 508, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करिए और फिर आप बताइए कि आपको कोई कंफ्यूजन है या नहीं। देखिए, आज मैं अचानक से इतनी आगे कैसे जंप कर गया, जबकि चैप्टर तो 14 बीएनएसएस चल रहा है, उसमें ज्यूरिसडिक्शन की बातें चल रही हैं। तो पिछली वीडियो जब आपने 209 पढ़ी तो चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है, बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिस में भी आपको आने चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी कोट्स हमने देखी और इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखे कि किस मैटर में कौन सा कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रखता होगा किसी ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करने का, जांच या विचारण करने का अधिकारिता क्षेत्र किस कोर्ट के पास है। कितनी सारी सेक्शंस में हमने देखा, पर यहां पे क्वेश्चन ये उठेगा कि इतनी सारी सेक्शंस में बता देने के बावजूद भी अगर किसी कोर्ट ने किसी ऐसे ऑफेंस का ट्रायल कर दिया है, ध्यान देना वर्ड बोल रहा हूं मैं, ऐसे ऑफेंस का ट्रायल कर दिया है जो ऑफेंस ना तो उनके अधिकारिता क्षेत्र में कमिट हुआ था, ना ही उनके अधिकारिता क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ था जो सेक्शन 198 बीएनएसएस से लेकर 208 बीएनएसएस तक कुछ भी था, लेकिन फिर भी ऐसी कोर्ट ने ट्रायल कर दिया किसी ऑफेंस का, तो ऐसे ट्रायल का क्या फेट होगा, क्या वो विशिएट होगा, क्या वो ट्रायल दूषित कहलाएगा, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इस बात को समझाते समझाते मैं आज आपको इतनी सारी बातें बताने वाला हूं कि आप कहेंगे कि हां, आज की वीडियो ने तो आपका माइंड ओपन कर दिया और आज की वीडियो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बैठना। दूसरा, अगर नोटबुक लेके बैठोगे, बेयर एक्ट लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं आज दो सेक्शंस 461 सीआरपीसी एंड 462 सीआरपीसी, जो 507 बीएनएसएस एंड 508 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, एंड चैप्टर नंबर 37 है बीएनएसएस का, जो पहले चैप्टर नंबर 35 हुआ करता था सीआरपीसी में। क्वेश्चन ये है आज का, फेलियर टू फॉलो द रूल्स रिगार्डिंग द लोकल ज्यूरिसडिक्शन। जो स्थानीय अधिकारिता से संबंधित नियम बताए गए चैप्टर नंबर 14 में, इनको अगर मानने में गलती हो गई है या किसी कोर्ट ने इनको फॉलो नहीं किया है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इसका प्रभाव होगा ट्रायल पर। केवल और केवल ट्रायल की बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल कोर्ट में 2 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की गई है। जो आपराधिक कोर्ट्स होती हैं, आपराधिक न्यायालय होते हैं, उनके 2 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन होंगे, उनकी अधिकारिता होगी, ऐसी बात कही गई है। बात नंबर 1 देखिए, एक ज्यूरिसडिक्शन होगा जो पर्टिकुलर केस, जो पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्रायल करने की पावर होती है किसी कोर्ट की, कि इस ऑफेंस को, इस अपराध को कौन सी कोर्ट ट्रायल करेगी, कौन सी कोर्ट इस अपराध का विचारण करेगी। पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस का ज्यूरिसडिक्शन बताया जाता है। दूसरी तरफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात होती है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात होती है। तो ये 2 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने को मिलेंगे और सीआरपीसी में या बीएनएसएस में कहां-कहां देखने को मिलते हैं ये ज्यूरिसडिक्शन। तो पहली बात मैं बात करता हूं ऑफेंस, एक पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ ऑफेंस को ट्रायल करने की पावर जहां दी गई है, वो कौन सा प्लेस है,
BNSS में कहां जाकर आप देखेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। BNSS के बिल्कुल लास्ट में एक शेड्यूल दी गई है, कैसी होती है, कैसी दिखती है, वो भी बताऊंगा आगे आपको। और दूसरा आप देखेंगे सेक्शन 21 BNSS जो चैप्टर 3 में पढ़ती है, और यही सेक्शन 26 CRPC होती थी और वहां भी चैप्टर 3 में ही होती थी। और इस चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ कोर्ट, न्यायालय की शक्तियां। तो जब जब पर्टिकुलर एक ऑफेंस को ट्रायल करने की, एक विशेष अपराध के विचारण की बात आएगी, तो ये एक स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन होता है और यहां यहां आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरे टाइप का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहां देखने को मिलता है आपको, जिसे हम बात करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या फिर लोकल ज्यूरिसडिक्शन, स्थानीय अधिकारिता। तो ये आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 14 जो हमने अभी पढ़ाया है, और उसकी सेक्शन 197 से 208 BNSS, और यही सेक्शन CRPC में 177 से लेकर 188 CRPC तक होती है। लास्ट सेक्शन कुछ अलग ही बात करती है, इसलिए हमने उसको नहीं देखा है। तो ये दो टाइप की ज्यूरिसडिक्शन अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, बट आप बने रहिए, आपको बहुत सारी बातें यहां से समझने को मिलेंगी। अब सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्रायल करने का जो ज्यूरिसडिक्शन किसी कोर्ट को दिया गया वो क्या है। फर्स्ट शेड्यूल, जब CRPC के बिल्कुल लास्ट में जाइए, उसको आप खोल के देखिएगा, तो वहां पर फर्स्ट शेड्यूल में दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट बात करता है जो BNS, भारतीय न्याय संहिता के जो ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात करता है, और जो पार्ट 2 है वो बात करता है अदर लोकल लॉज की, स्पेशल लॉज की, कि उनके बारे में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑफेंस किस नेचर का है। तो फर्स्ट शेड्यूल में एक टेबल दी गई है, इस टेबल में 6 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहले कॉलम में बताया गया सेक्शन नंबर, किस एक्ट का, BNS के हैं यहां पर ये सेक्शन नंबर। दूसरे में बताया कि उस सेक्शन में क्या ऑफेंस है, तीसरे में बताया उसमें पनिशमेंट कितनी है, चौथे में बताया कि वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय है या वो असंज्ञेय है, और पांचवें में बताया कि वो नॉन बेलेबल है या बेलेबल है, जमानती है या गैर जमानती है, और छठे में बताया बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल। उसमें जो लिखा गया है दो ही नाम आपको देखने को मिलेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी मैजिस्ट्रेट। पहला ऑफेंस लेता हूं सेक्शन 74, और ये सेक्शन 74 IPC की 354 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, जहां पर यह कहा जाता है कि किसी स्त्री की लज्जा को भंग कर दिया गया है हमला करके या आपराधिक बल का प्रयोग करके। असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करके किसी वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज कर दिया गया है, वो ऑफेंस है जो 354 IPC में होता था, अब 74 हो गया है। पनिशमेंट है इसमें मिनिमम पनिशमेंट 1 ईयर और ये मैक्सिमम पनिशमेंट 5 ईयर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है एंड ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकते हैं, ध्यान रखना, एनी मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट ऑफेंस देखिए, नेक्स्ट ऑफेंस लेता हूं मैं, इसी से अगला ऑफेंस है 75। उसकी जो सबसेक्शन 1 है उसमें तो डेफिनेशन दी गई है सेक्सुअल हरासमेंट की, और जो सबसेक्शन 2 है वहां पर इसी सेक्सुअल हरासमेंट की पनिशमेंट दी गई है। तो सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करते करते 4 क्लॉजेस यूज करी गई, क्लॉज 1 से लेकर 3 तक एक टाइप में रखी गई, और क्लॉज 4 थोड़ा हल्की पनिशमेंट है और हल्का ऑफेंस है। तो यह कहा गया कि अगर ऑफेंस इन 3 क्लॉज में से किसी का किया था, अगर हरासमेंट इन 3 क्लॉज में फॉल करने वाला हरासमेंट किया गया था तो पनिशमेंट अलग होगी, और अगर हरासमेंट क्लॉज 4 वाला किया गया था जिसमें केवल और केवल कलरफुल रिमार्क्स पास किए जाते हैं किसी फीमेल पर, तो उसमें पनिशमेंट अलग। तो देखिए पहले 3 क्लॉज में जब ये ऑफेंस फॉल करेगा तो इंप्रिजनमेंट है, रिगरस इंप्रिजनमेंट और अप टू 3 इयर्स। और अगर 4th कैटेगरी जहां पे कलरफुल रिमार्क्स पास करने की बात हुई है
उसमें अगर फॉल करेगा तो केवल अप टू 1 ईयर पनिशमेंट दी गई है। ये पनिशमेंट का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी कॉग्निजेबल, ये भी कॉग्निजेबल, ये भी नॉन वेलेबल, यहां भी नॉन वेलेबल, और ये वाला ऑफेंस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और ये भी ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। पनिशमेंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये वाली सेक्शन 354 कैपिटल ए आईपीसी हुआ करती थी। अब यहां से जुरिस्डिक्शन कैसे दिख रहा है आपको? देखिए यहां पे कहा गया कि इस ऑफेंस को 74 बीएनएसएस को कौन ट्राई करेगा, किसकी पावर लगाई? मैजिस्ट्रेट साहब की। सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 के ऑफेंसेस को कौन ट्राई करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। तो मुझे अब ये बताइए, क्या सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 के ऑफेंस को ये मैजिस्ट्रेट साहब ट्राई कर सकते हैं क्या? क्योंकि शेड्यूल 1 ने कहा कि इसको कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेंगे, और जहां मैजिस्ट्रेट साहब को करना था वहां वाली बता दी। इट मींस फर्स्ट शेड्यूल से भी जुरिडिक्शन निकलता है कि कौन से कोर्ट, कौन सी मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस को ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड हैं, और वही करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया, किसी और ने कर दिया, तो सेक्शन 461 पिक्चर में आएगी, जो 507 बीएनएसएस हो गई है, और वो ये कहती है कि जो भी ट्रायल किया गया वो वॉइड होगा, टोटली विशिएटेड होगा। अभी भी पूरी बात नहीं हुई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जब मैं आपको उन दोनों सेक्शंस का कंपैरिजन दिखाऊंगा तो आपका वो जो मैंने सबसे पहले पूछा था कि किस किस को डाउट है या नहीं है, आज वो डाउट दूर हो जाए। 354 74, 354A 75, 354B 76, 354C 77, 354D 78। ये जो सेक्शंस हैं, इनमें से केवल और केवल ये वाली सेक्शन है जो ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है ओनली, और बाकी ये सारी सेक्शंस आप शेड्यूल देख लीजिए जाकर, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये जो ऑफेंस है 74, ये मैजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे, एंड 75, 6, 7, 8 इनको करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। अगर मान लो इन सेक्शंस को भी मैजिस्ट्रेट साहब ने ही ट्रायल कर दिया, तो क्या ये उनकी पावर से बाहर नहीं चला गया? ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन कोई ऑफेंस था, वो मैजिस्ट्रेट साहब ने ट्रायल कर दिया, इट मींस मैजिस्ट्रेट साहब इस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी इस रूल को उन्होंने नहीं माना। तो प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, ट्रायल क्या होगा? टोटली ट्रायल इनिशिएटेड हो जाएगा। अब मैं यहां एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट साहब तो उस ऑफेंस का ट्रायल नहीं कर सकते जिसको शेड्यूल में दिखाया गया कि उसका ट्रायल तो कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे, लेकिन क्या कोर्ट ऑफ सेशन इस ऑफेंस का ट्रायल कर सकते हैं? जबकि ये ट्रायल तो मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा किया जाना दिखाया जा रहा है, तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन इस ऑफेंस का ट्रायल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हां, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? सेक्शन देखिए 21 बीएनएसएस, जो 26 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन। इन सेक्शंस में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, और क्लॉज 1 बात करती है बीएनएस के ऑफेंसेस जो आईपीसी के ऑफेंसेस होते हैं कि इनका ट्रायल कौन करेंगे, और क्लॉज 2 बात करती है अदर ऑफेंसेस की, जिसमें लोकल लॉज और स्पेशल लॉज की बात होती है। तो यह कहा गया, सबसेक्शन 1 में भी 3 क्लॉज हैं। पहली क्लॉज में कहा गया कि बीएनएस का कोई भी ऑफेंस हो उसको हाई कोर्ट ट्रायल कर सकती है। बीएनएस का कोई भी ऑफेंस हो उसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकती है। इट मींस जो ऑफेंस ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट दिखाया गया शेड्यूल में, उसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकती है, उसको हाई कोर्ट ट्राई कर सकती है, बिकॉज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 बीएनएसएस कहती है एवरी ऑफेंस ऑफ बीएनएस may be tried by a high court, by court of session.
और तीसरी क्लॉज कहती है कि एवरी ऑफेंस ऑफ बीएनएसएस मे बी ट्राइड बाय एनी अदर कोर्ट और मैजिस्ट्रेट जो शेड्यूल फर्स्ट की 6th कॉलम में दर्शाया गया है, सोन किया गया है, विच हैज बीन सोन इन शेड्यूल फर्स्ट। तो इसका मतलब कि हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों के पास किसी भी ऑफेंस को ट्रायल करने की पावर है, चाहे बेशक शेड्यूल में ट्रायल बाय मेनी एनी मैजिस्ट्रेट लिखा हो, तब भी उस ऑफेंस को ट्रायल करने की पावर है, लेकिन उल्टा नहीं। जहां लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्रायल करेंगे तो वहां फिर मैजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हाई कोर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 21 आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं क्लॉज 2, जहां पर अदर ऑफेंसेस की बात हुई, वहां पर भी 3 बातें लिखी हैं कि नंबर 1 बात, कोई भी अदर ऑफेंस है उसको हाई कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं। दूसरी बात कि उसको कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्रायल कर सकते हैं, किसी भी ऑफेंस को, अदर लॉ के ऑफेंसेस को हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकती है और कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्रायल कर सकती है। और फिर तीसरी बात, वही सेकंड पार्ट आ जाएगा यहां पर फर्स्ट शेड्यूल का, और उसमें जो दर्शाया गया होगा, जो कुछ बताया गया होगा पनिशमेंट के आधार पर, फिर वो भी ऐसे अदर लॉज के ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकते हैं। ये हैं 2 टाइप की ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल कोर्ट के रिगार्डिंग। अब यहां पर सेक्शन 461 सीआरपीसी या 507 बीएनएसएस या 462 सीआरपीसी 508 बीएनएसएस, इनका कंपैरिजन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 507 में क्या लिखा है, कौन होगा जो 507 में लिखी बातों के लिए प्रोसीडिंग्स की जा रही है। पहली बात तो ये इर्रेगुलरिटी से रिलेटेड है कि भैया कोई प्रोसीडिंग्स है वो कर दी गई, लेकिन अलग अलग सेक्शन में कहा गया कि इस सेक्शन में अगर फॉल करती है वो प्रोसीडिंग तो विसिएट नहीं मानी जाएगी, और अगर इस सेक्शन में आने वाली प्रोसीडिंग कर दी गई है तो विसिएट मानी जाएंगी। इधर वाली प्रोसीडिंग्स दूषित नहीं मानी जाएंगी, ये वाली प्रोसीडिंग्स दूषित मानी जाएंगी। डिफरेंस और कंपैरिजन साथ के साथ देखिए कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप ये वाली सेक्शन पढ़ेंगे 507, तो यहां पर वर्ड यूज हुए हैं मैजिस्ट्रेट, और जब आप ये वाली सेक्शन पढ़ेंगे तो यहां वर्ड यूज हुए हैं कोर्ट। तो यहां पर जो प्रोसीडिंग्स की वो मैजिस्ट्रेट ने की, और इस सेक्शन में जो प्रोसीडिंग्स की वो कोर्ट ने की। तो क्या कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में अंतर होता है? यस, अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि मैजिस्ट्रेट में कोर्ट इंक्लूड नहीं है, मैजिस्ट्रेट में कोर्ट शामिल नहीं होती, बट कोर्ट में कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट भी होता है और कोर्ट ऑफ सेशन भी होता है। तो 507 में कौन से ज्यूरिसडिक्शन को, कौन से रूल को फॉलो नहीं किया गया, ये जो शेड्यूल से हमें पता चलता है पावर, और सेक्शन 21 से पावर पता चलती है किसी कोर्ट की किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने वाली पावर, उस रूल को फॉलो नहीं किया गया है, उसमें इरेगुलरिटी हो गई है। और इधर 508 462 में ये जो ज्यूरिसडिक्शन वाला पॉइंट था, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, लोकल ज्यूरिसडिक्शन, जो सेक्शन 197 से 208 बीएनएसएस तक बताए गए थे, इनको फॉलो करने में इरेगुलरिटी हो गई है, इनको फॉलो करने में कोर्ट फेलियर हो गई है, इधर इसको मजिस्ट्रेट फेलियर हो गया है। तो इसका मतलब यहां पर है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने ऐसे ऑफेंस का ट्रायल कर दिया है जिस ऑफेंस को ट्रायल करने के लिए ना तो वो सेक्शन 21 से पावर मिल रही थी उसको, और ना ही शेड्यूल से पावर मिल रही थी उसको, देन अगर उसने ऐसा ट्रायल कर दिया है तो भैया ये ट्रायल वॉइड होगा, विशिएटेड होगा, दूषित होगा, इसका कोई असर नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कि यहां कोर्ट ने, कोर्ट मतलब चाहे तो कोर्ट ऑफ सेशन चाहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसने जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, स्थानीय अधिकारिता के बाहर जाके ट्रायल कर दिया है। इट मींस कि ऑफेंस वाला तो पावर थी इनको,
कि कोई मैजिस्ट्रेट ही था, मान लो 74 बीएनएस का ऑफेंस है, इसको ट्राई करने की पावर किसके पास है? मैजिस्ट्रेट के पास, जो इधर भी फॉल करता है इधर भी फॉल करता है। लेकिन यहां पर अपने ज्यूरिसडिक्शन, लोकल ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर होने वाले ऑफेंस का ट्रायल कर दिया। वैसे तो एम्पावर्ड था मैजिस्ट्रेट, बट लोकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, फिर भी ट्रायल कर दिया है। तो ऐसे मैटर में 462 या 508 बीएनएसएस कहती है कि ये जो इरेगुलरिटी हो गई है डज नॉट विशिएट द ट्रायल। ट्रायल को ये दूषित नहीं करती है, ट्रायल खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि हां, इस इधर भी विशिएट हो सकता है। कब? जब ये बता दिया जाए कि ऐसे ट्रायल की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है, न्याय देने में असफलता हो गई है, फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है। अगर ऐसा शो कर दिया गया है तो फिर ये ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाकर जो ट्रायल किया गया था, अब वो ट्रायल विशिएट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जनरल रूल तो यही है कि केवल और केवल आप ये कहें कि ये कोर्ट ऐसी थी जिन्होंने अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर वाले ऑफेंस का ट्रायल कर दिया है, तो केवल ये ट्रायल विशिएट नहीं होगा, दूषित नहीं होगा। कब तक? साथ में ये जब तक नहीं दिखा दोगे आप कि इससे एक्यूज को फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है, उसको न्याय नहीं मिल सका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहां पर कंप्लेनेंट को छूट दी जा रही है कि आप अपनी मर्जी का कोर्ट चुन लो कोई भी? ऐसा ही लग रहा है। जब ज्यूरिसडिक्शन से कोई असर ही नहीं पड़ने वाला ट्रायल पर, मान लो कि एक्यूज को कोई भी फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ, लेकिन ट्रायल किसी ऐसी कोर्ट में चल गया जिनका ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन नंबर 197 बीएनएसएस से 208 बीएनएसएस तक कहीं भी फॉल नहीं करता था, अब ये विशिएट नहीं होगा। तो क्या इससे ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि कंप्लेनेंट को छूट दे दी गई है कि आप अपनी मर्जी का कोर्ट चुन लो और वहां पे ट्रायल करा लो, अगर उसको फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होगा एक्यूज को तो ट्रायल ठीक माना जाएगा, विशिएट नहीं होगा। तो इसके लिए जजमेंट्स क्या कहती हैं? इसके बारे में जजमेंट्स में से निकाल के मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्ट कैन नॉट क्लोज हिज आईज। कोर्ट को अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी जब वो ट्रायल कर रही हैं, तो ये देखेंगे पहले कि क्या उनका इस ऑफेंस को ट्रायल करने के लिए स्थानीय अधिकारिता है या नहीं है। किसी ना किसी एक सेक्शन के अकॉर्डिंग, चैप्टर 14 की किसी ना किसी एक सेक्शन के अकॉर्डिंग कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता होनी चाहिए, तभी वो ट्रायल करेंगे, अपनी आईज को ओपन करके रखेंगे। और अगर मान लो किसी कारण से नहीं पता चल पाया, ट्रायल हो गया है, 462 कब एप्लीकेबल होगी? केवल और केवल जब ट्रायल एंड होने जा रहा है और मजिस्ट्रेट या कोर्ट ये सेटिस्फाइड हैं कि इस ट्रायल से जो दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में हो गया है उससे कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ, तो वो ट्रायल ठीक माना जाएगा। 462 सीआरपीसी 508 बीएनएसएस एप्लीकेबल हो जाएगी, ट्रायल विशिएट नहीं होगा। लेकिन अब इस वाले मामले में देख लीजिए, तो कहा जाता है कि पार्टी शुड रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अगर एक्यूज चाहता है कि नहीं, सही जगह पर इसका ट्रायल होना चाहिए, तो उसे ऑब्जेक्शन स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, ट्रायल शुरू होने से पहले करना पड़ेगा। अगर ट्रायल शुरू होने से पहले नहीं हो पाया किसी कारण से, तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल करेगा या जस्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल करेगा, बट एक रीजनेबल टाइम तक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रायल पूरा होने जा रहा है, एंड होने जा रहा है, अब आप बोलो कि नहीं जी ये तो गलत जगह पर चल गया है, स्थानीय अधिकारिता गलत थी, तो केवल इतने मात्र से ये नहीं माना जाएगा कि ये विशिएट हो जाएंगी प्रोसीडिंग्स, नहीं होंगी। कब तक? जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना प्रूव कर दिया जाए एक्यूज द्वारा। ये कहा गया सुखदेव सिंह वर्सेस सुखविंदर कौर 1974, ये इसकी साइटेशन है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें ऐसा बताया गया। लेकिन देखिए बार बार मैं एक बात कर रहा हूं यहां पर, फेलियर ऑफ जस्टिस, फेलियर ऑफ जस्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर ऑफ जस्टिस?
क्या मतलब होता है कि न्याय नहीं हो पाया एक्यूज के साथ में। तो इसके लिए जजमेंट का नाम मैं आपको बताऊंगा, पर मीनिंग समझ लीजिए। A failure of justice does not simply mean an erroneous decision. वो कहते हैं भैया कोई गलती हो गई है डिसीजन में, फैसला लेने में कोई गलती हो गई है, तो ये गलती होना अपने आप में फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होगा। पूरी की पूरी सेक्शन को समझो कि जिस कोर्ट ने एक ऑफेंस का ट्रायल किया, उस ऑफेंस को ट्रायल करने का स्थानीय अधिकारिता इनकी नहीं बन रही थी किसी भी सेक्शन के आधार पर, जो 197 से लेकर 209 208 बीएनएसएस तक थी। लेकिन फिर भी ट्रायल हो गया, और उस ट्रायल के बाद जो डिसीजन आया उसमें गलती भी हो गई। तो क्या एक्यूज ये कह सकता है कि ये फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है, और फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है तो 508 बीएनएसएस का एक्सेप्शन आ गया, तो आप उसको अप्लाई करो, विजिट करो ट्रायल को, ऐसा कह सकता है क्या? तो कहा गया है कि नो, सिंपल केवल एरोनस डिसीजन हो जाना ये अपने आप में फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं कहा जाएगा। फेलियर ऑफ जस्टिस मींस द प्रोसीजर हैज नॉट बीन फॉलोड which would give the person affected a fair opportunity to defend himself. Failure of justice means कि कोई ऐसी प्रक्रिया थी जिसको अपनाया जाना जरूरी था ट्रायल के दौरान, लेकिन उस प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया, जिसके कारण एक्यूज को अवसर ही नहीं मिला अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप की रक्षा करने का। तब कहा जाएगा कि हां, फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है। और अब ऐसे मामले में अगर वो ट्रायल किसी ऐसी कोर्ट ने कर दिया था जिसका स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में वो अपराध नहीं हुआ था, देन अब इस कारण से इस ट्रायल को विशिएट मान लिया जाएगा। तो ये है डिफरेंस सेक्शन 508 बीएनएसएस एंड 507 बीएनएसएस। इसके लिए आपको अगर जजमेंट देखनी है तो देख लीजिए। फेलियर ऑफ जस्टिस का मीनिंग अगर आपको जानना है तो क्या नहीं है फेलियर ऑफ जस्टिस, क्या होगा, उसके लिए देखिए एम्परर वर्सेस मेहतार 1941 का बहुत पुराना केस है, और पुराने केसेस में बहुत कुछ बताया गया होता है। दूसरा केस है गुरबचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इसकी साइटेशन है। इस जजमेंट में ये बात कही गई है। तो कंक्लूजन क्या निकला इन सेक्शंस का कि दो टाइप की जुरिस्डिक्शन होती हैं। एक टाइप की जुरिस्डिक्शन किसी ऑफेंस को ट्रायल करने की पावर मैजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रायल कर दिया, तो ऐसे मामले में 507 बीएनएसएस एप्लीकेबल होगी और ट्रायल टोटली वॉइड होगा, फ्रॉम द इंसेप्शन प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाएंगी। और दूसरी तरफ स्थानीय अधिकारिता की बात होती है, और इसमें दोनों के लिए बात होती है कि चाहे वो कोर्ट थी, उसने अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर जाकर ट्रायल कर दिया, या वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट थी, उसने अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर जाकर ट्रायल कर दिया, और उस ट्रायल में अगर केवल गलती हुई है तो 508 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ये विशिएट नहीं होगी, दूषित नहीं होगी, जब तक ये ना दिखाए एक्यूज कि कोई ऐसी प्रक्रिया थी जिसको फॉलो नहीं किया गया है। यहां पर अगर फॉलो किया जाता तो मुझे फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और क्योंकि वो प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है, अपनाया नहीं गया है, जिसके कारण मुझे अवसर नहीं मिला अपने आप की रक्षा करने का, जिसके कारण कह सकते हो कि अब आप फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया, न्याय असफल हो गया, न्याय नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसी ही वीडियो मैं आपको लेकर आता रहूंगा। और अगली वीडियो में अब चैप्टर 14 से रिलेटेड वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कभी किसी ना किसी जुडिशरी एग्जाम में पूछे गए। देन उसके बाद चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम चैप्टर 15 जो कॉग्निजेंस की बात करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बड़े ही अच्छे से बहुत डिटेल में हम लोग वो चैप्टर देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन हिट कर लीजिए। 11:15 बजे हर रोज 11:15 AM एवरी डे मेरी एक वीडियो पब्लिक हो जाती है। आप चाहें तो सीधे चैनल पर 11:15 बजे जा सकते हैं, आपको नई वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए,
कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जब कमेंट ज्यादा करते हैं तो मेरा मोटिवेशन और ज्यादा होता है और मैं और ज्यादा पढ़ाई करता हूं। तो आप कमेंट करके ही मुझे थोड़ा सा इंस्टिगेट करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।